गए और ये ब्लास्ट सुकमा राज्य हाईवे पर शाम 4:30 बजे हुआ। सुकमा दंतेवाड़ा से 50 किलोमीटर दूर है, जबकि जिस जगह ये घटना घटी वहां से 3 किलोमीटर दूर ही सीआरपीएफ की चौकी है। उधर गृह मंत्रालय ने हमले की पुष्टि कर दी है और बस में स्पेशल पुलिस के जवान भी काफी संख्या में थे। और वहीं इस बात की तस्दीक की जा रही है कि हमले में जो अन्य लोग मारे गए हैं वो सरेंडर कर चुके नक्सली हैं और पुलिस इनकी मदद से नक्सलियों से लोहा ले रही थी। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो हम आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरह से ये बस सवार थी और इसे लैंडमाइन ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। ये बस सुकमा जा रही थी और दंतेवाड़ा से 50 किलोमीटर सुकमा है। जब इस घटना को घटी से 3 किलोमीटर दूर ही सीआरपीएफ की चौकी है। इस बस में 40 लोग मारे गए हैं। ब्लास्ट सुकमा राज्य हाईवे पर शाम 4:30 बजे हुआ। ये एक आम यात्रियों की बस थी जिसमें कई आम यात्री भी थे। एसपीओ के जवान थे और सुरक्षा बल थे। एसपीओ के वो जवान थे जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। ये नक्सली जिन्होंने कर दिया था और उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी और इनकी मदद से नक्सलियों से लोहा लेने के लिए ये सुरक्षा बल यहाँ पर थे। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ इस समय जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय शर्मा। अजय, अगर देखा जाए यहाँ पर पूरी तैयारी थी नक्सलियों की, पूरी उनकी जो जानकारी थी वो पूरी थी और इस बार जिस तरह से उन्होंने निशाना बनाया इस यात्री बस को, ये कह सकते हैं कि उनकी तरफ से जो तैयारी होती है वो पूरी होती है और यहाँ पर जो नक्सलियों से निपटने के लिए हमारी तरफ से गृह मंत्रालय की तरफ से जो कोशिशें की जाती है, जो दावे किए जाते हैं वो पूरे खोखले होते हैं। सही कहना है आपको कि जो हमारा गृह मंत्रालय है वो जो पुलिस जो विभाग है वो जिस तरह के दावे करती है नक्सलियों से निपटने के लिए, ये पूरी तरह से खोखले दावे हैं। और जिस तरह से सूचना तंत्र नक्सलियों ने डेवलप किया हुआ है, गांव में उसके लोग हैं, हर जगह उस तंत्र को हमारा पुलिस तंत्र, पुलिस विभाग तोड़ने में असफल है। यही वजह है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अंजलि जी, अजय, अगर देखा जाए 2 दिन पहले भी हो या लगातार इस तरह की जो अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं नक्सली, लगातार इस तरह के हमले करते रहते हैं और ये एहसास कराते हैं कि हम फिर भी मौजूद हैं, आपकी तरफ से तैयारी जो कुछ भी हो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और कुछ दिन पहले जिस तरह से नागरिकों को भी उन्होंने हमला किया था, उन्हें मार गिराया था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, ये मानकर उन पर कहीं ना कहीं शक माना जा रहा था कि वो मुखबिर है, पुलिस के मुखबिर है। पिछले 3 दिनों में छत्तीसगढ़ की गढ़चिरौली से लेकर यानी राजनांदगांव के महाराष्ट्र बॉर्डर से लेकर मलकानगिरी तक नक्सलियों ने कल और परसों में 14 लोगों को अलग अलग वारदातों में मौत के घाट उतारा है। इसमें एक आरक्षक भी है जो मलकानगिरी के पास पोड़िया गांव के बाजार में नक्सलियों ने उसको गला रेत कर मार दिया है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं ये नक्सलियों का जो ग्रामीणों को, जो सरपंचों को, सचिवों को और अन्य ग्रामीणों को जो नक्सलियों ने मारा है वो मुखबिरी के एक अंदेशे में मारा है कि ये लोग मुखबिर हो सकते हैं पुलिस के। हालांकि उन्होंने उनको 7 दिन पहले अपहरित कर लिया था, लगभग कहीं 5 दिन पहले, कहीं 7 दिन पहले अपहरित किया था और अपहरण के बाद, पूछताछ के बाद, घनी पूछताछ के बाद उनको मार कर आसपास के जंगलों में फेंक दिया गया। तो नक्सली ये लगातार पुलिस विभाग को, पुलिस तंत्र को एक संदेश दे रहे हैं कि जो भी पुलिस का मुखबिर बनेगा उसे हम मार गिराएंगे। अजय, अगर यहाँ पर देखा जाए लगातार इससे पहले जब भी हमले हुए सुरक्षा बलों की जो कैंप होते हैं, जो उनका एरिया होता है, जो उनका गढ़ होता है, वहां पर हमले किए जाते हैं। ये पहली घटना कह सकते हैं जब किसी यात्री बस पर उन्होंने हमला किया है और कहीं ना कहीं उनकी जो जानकारी थी कि इस बस में एसपीओ के जवान है, वो नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया था और जिनकी मदद से नक्सलियों से लोहा लेने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, यहाँ सीआरपीएफ के सुरक्षा बलों के अनेक कैंप हैं जिनके बीच का अंतर 10 से 15 किलोमीटर का होता है, जहां पर अलग अलग कैंपों के साथ ही वो गांव या रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये जो सलवा जुर्म के तहत जो ग्रामीणों को बाहर निकाला गया था, आदिवासियों को जंगलों से बाहर निकाला गया था, उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं। इन्हीं की सुरक्षा के लिए ये इस तरह के ये कैंप्स बने हुए हैं पुलिस बल के, सीमा सशस्त्र बल के और सीआरपीएफ के कैंप्स बने हुए हैं। इन कैंपों से जब ये जवान सर्चिंग के दौरान इस कैंप से उस कैंप पे ट्रांसफर होते हैं तो या तो उनकी खुद की गाड़ियां होती हैं या इसी तरीके से ये बसों में सवार होकर, सामान्य यात्री बसों में सवार होकर एक कैंप से दूसरे कैंप की ओर जाते हैं। तो उस बीच में ये नक्सलियों ने उन पर हमला किया है। जी बिल्कुल अजय, पूरी तैयारी के साथ किया है और जो अपनी जो उनका इंफॉर्मेशन, अगर नेटवर्क की बात की जाए, सूचना तंत्र की बात की
की जाए वो पूरा पुख्ता नजर आया। आप हमारे साथ बने रहिए और इस घटना के बारे में पुलिस का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। ये समझने की बात है, ये सिविलियन बस थी। सिविलियन बस में कुछ सिविलियंस जो एसपीओ दे आर बेसिकली सिविलियंस, और सिविलियन बस को नक्सलियों द्वारा उड़ाया गया है। कारण हरकत जो है ये आम जनता, ये समझने की बात है कि केवल सुरक्षा बल नहीं, आम जनता भी नक्सलियों के निशाने पर है। तो ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, ग्राफिकली आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये बस जा रही थी सुकमा राज्य हाईवे पर जो ये हमला हुआ। सुकमा दंतेवाड़े से फ्रंट 50 किलोमीटर दूर है, जबकि जिस जगह ये घटना घटी वहां से 3 किलोमीटर दूर ही सीआरपीएफ की चौकी है। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस बस में 40 लोग मारे गए। इस बार दंतेवाड़ा की ये जो घटना है इसमें नक्सलियों ने निशाना बनाया इस आम यात्री की बस में, जिसमें कई सीआरपीएफ के जवान, सुरक्षा बल और एसपीओ के जवान भी मौजूद हैं। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ दंतेवाड़ा से हमारे संवाददाता यशवंत राम जुड़ चुके हैं। यशवंत, अगर बात करें, अगर यहाँ पर जिस तरह से इस बस की बात करें, इसमें एसपीओ के जवान थे, वो नक्सली थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, उन्हें भी निशाना बनाया। कहीं ना कहीं देखा जाए उन्हें इस बात की जानकारी थी नक्सलियों की कि इस बस में एसपीओ के जवान भी शामिल है, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए आम जवानों पर तो हमले होते रहे हैं, पर आम जनता पर हमले कम रहे हैं। हाँ, यह पर निश्चित है अंजलि। सबसे पहले तो यह तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि यह जो एसपीओ जो यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर यदि उसके पहले के रिकॉर्ड यदि उनका देखा जाए तो पहले वो यहाँ पर नक्सली मुहिम में यहाँ पर जुड़े हुए थे, फिर बाद में आत्म सरेंडर करके यहाँ पर जुड़े हुए थे। तो इसके कारण यहाँ पर नक्सली जो यहाँ पर नेटवर्क है वो तोड़ने में काफी अपना जो एसपीओ जो अभी वर्तमान में पुलिस में शामिल है, ये काफी उनके लिए काफी धोखेबंद साबित रहा। और यह अंजलि में और एक बात और इस बात को करना चाहूँगा कि इस जो यात्री उसमें कम से कम 60 से 70 यात्री के रहे, जिसमें यहाँ पर 40 यहाँ पर एक सुरक्षक मौजूद थे और कम से कम 10 इसमें एक सामान्य यात्री शामिल थे। जी बिल्कुल यशवंत, तो कह सकते हैं कि जो 40 लोग मारे गए उनमें कई जो एसपीओ के जवान थे वो भी शामिल थे, और इस बार यात्रियों के इस बस को निशाना बनाया है। इंफॉर्मेशन अगर नेटवर्क की बात की जाए, सरकार लगातार जो कोशिशों की बात करती है, पूरी तरह से कहती है कि पूरी तरह से तैयार है इन नक्सलियों से निपटने के लिए। एक बार फिर से ये साफ हो चुका है कि जो उनके इंतजाम है वो पूरी तरह से खोखले हैं। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया यशवंत। तो अजय हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अजय, अगर बात की जाए, क्या लगता है आपको कि अगर सरकार जो दावे करती है, कहाँ कमी रह जाती है, किस तरह की कमी रह जाती है, क्या कुछ करना चाहिए इन नक्सलियों से निपटने के लिए? देखिए, अभी भी मैंने हाल ही में गृह मंत्री से बात की है और गृह मंत्री ने साफ साफ कहा है कि ये जो एरिया डिस्टर्ब्ड है, सरकार को इसे, केंद्र सरकार को इसे सेना को सौंपने पर विचार करना चाहिए। ये अभी कुछ दिन पहले भी जब आवापल्ली पे यह घटना हुई थी, नक्सलियों ने 7 जवानों को, हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट उतारा था। उस वक्त भी क्लियर कट हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि अब इस मामले में केंद्र सरकार को सेना के इस्तेमाल पर हिचकना नहीं चाहिए और जरूर इस बारे में सोचना चाहिए कि ताकि तभी किसी तरह से यहाँ से नक्सली समस्या का उन्मूलन हो सकता है, नक्सली समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है, ऐसा हमारे गृह मंत्री का मानना है। जी अजय, अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, चाहे बात की जाए चाहे किसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन, इनका जो नेटवर्क है वो जो इतना स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं वो उसमें कहीं ना कहीं उनकी तरफ से पूरी तैयारी रहती है। जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास वेपन्स हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के बताए जा रहे हैं। क्या लगता है कि किस तरह से इनको इतनी हेल्प मिल रही है, और अगर सरकार की तरफ से बात की जाए, उनकी तरफ से कोशिश है या उनकी तरफ से जो तैयारियां वो पूरी तरह से फेल हैं? देखिए, जहां तक सूचना तंत्र का सवाल है, सरकार का सूचना तंत्र और नक्सलियों का सूचना तंत्र लगभग बराबर के तादाद पे फैला हुआ है। उन्हीं टावरों का नक्सली भी इस्तेमाल करते हैं, जो वहां पर गांव-गांव में मोबाइल के टावर लगे हैं, उन्हीं टावरों का सरकार भी इस्तेमाल करती है, सरकार का तंत्र भी इस्तेमाल करता है और नक्सली भी इस्तेमाल करते हैं। वॉकी टॉकी का जहां तक सवाल है, वायरलेस सिस्टम का सवाल है, उसका भी ये दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क यह है कि गांव की जनता, वहां छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके
इलाके में जिस तरह से वर्षों से भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो वहाँ गांव की जनता जो है वो सरकार का साथ कम देती है, नक्सलियों का साथ कहीं ज्यादा देती है, इसलिए उन तक सूचना पहले पहुंच जाती है। बिल्कुल, और ये भी देखा जाएगा कि पिछले 20 से 30 साल में अगर डेवलपमेंट के नाम से सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं ये बातें भी मजबूर करती हैं जो आम लोकलाइट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं जो साथ रहता है, जो उनका फेवर रहता है, वो नक्सलियों की तरफ रहता है। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया अजय। और फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बात करेंगे झारखंड की, जहां सियासी संकट खत्म होने का नाम ही नहीं मिला।